नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जिन्हें बचपन से ही गणित से प्यार था, लेकिन 11th के बाद तक इन्हें यह नहीं पता था कि गणित लेने के बाद आगे इंजीनियरिंग करना पड़ता है। BHEL में रहे, साइंटिस्ट रहे, इसके अलावा और जगह जगह इन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद भी परिवार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा करना क्या चाहता है। फाइनली इन्होंने सोचा कि मैं UPSC जाऊं और फाइनली 2018 में UPSC सेलेक्ट हुए, IAFS अधिकारी बने। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2018 बैच के IAFS अधिकारी का, आलोक बाजपेयी साहब का। धन्यवाद आदित्य जी। सर, छोटा सा जिला है, छोटा तो नहीं कहूँगा, हरदोई बहुत फेमस जिला है यूपी का सर, वहाँ से आपने जन्म लिया है सर। परिवार में कौन कौन था, पहले मैं वहाँ लिए चलता हूँ सर, फिर आगे की बातचीत शुरू। मेरे परिवार में माताजी, पिताजी और मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो हम लोग 7 लोग हैं पूरे परिवार में और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी माताजी रिटायर्ड टीचर हैं और पिताजी रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं। एक टीचर की जिंदगी में बहुत कुछ होता है सर, मतलब प्रेरणा स्वरूप घर में अगर माँ टीचर है तो उससे बड़ी प्रेरणा कोई हो नहीं सकती। मैंने सुना बचपन में जब स्कूल जाना शुरू नहीं किए थे तब से स्कूल की आदत लगा दी थी माँ ने कि स्कूल में ऐसे पढ़ाई होती है और इस तरह का डिसिप्लिन होता है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल। जब मैं छोटा था, मतलब जब माँ की गोद में था, शायद 1 साल 2 साल का रहा होऊंगा, तो तब से वो मुझे स्कूल लेके जाती थी। जिस भी स्कूल में उनकी पोस्टिंग रहती थी, तो मेरी आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा दीक्षा थी वो स्टार्ट हो गई थी औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले ही। तो वो 2-3 साल मैं माँ के गोद में और उनके साथ मैं जाता था स्कूल, तो वहाँ से वो अनौपचारिक शिक्षा आप बोल सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू हो चुकी थी। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है सर। मैंने सुना कि पहले लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में जाने की कोशिश करते हैं बेटरमेंट के लिए। उल्टा हुआ आपके साथ। इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से लेकर आगे तक की पढ़ाई, उसके बाद फिर हिंदी मीडियम में पढ़ाई। कुछ अजीब सा नहीं था सर ये कॉम्बिनेशन? अजीब सा लगता है देखने में, क्योंकि उस समय वहाँ पर जो मेरा ज़िला है हरदोई, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल्स थे वो अच्छे थे, लेकिन बड़े स्कूल्स उस समय पे नहीं हुआ करते थे। लेकिन हिंदी माध्यम के बहुत अच्छे स्कूल्स उपलब्ध थे, जिस वजह से मैंने सोचा कि चूँकि शिक्षा ज़रूरी है, माध्यम ज़रूरी उतना नहीं लगा मुझे। तो मुझे लगा कि जो एक शिक्षा के उच्चतर आयाम जो इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं या जो संस्थान दे रहे हैं वहाँ पे जाया जाए। माध्यम मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना शिक्षा। गणित से बहुत प्यार था आपको बचपन से, ऐसा सुना है मैंने। जी, 9th क्लास में एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि थी, खासकर क्रिकेट में। तो 8th तक मैं पढ़ने में बहुत मन नहीं लगाता था। तो 8th के बाद जब मैं 9th में एडमिशन लेने के लिए गया तो मुझे लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। तो मैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का ट्रायल दिया, वहाँ पे क्रिकेट के लिए ट्रायल दिया था, बट किस्मत ऐसी रही कि फुटबॉल में एडमिशन हुआ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ रुख करता हूँ। तो 9th ऑनवर्ड्स मैंने थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन सारे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ता था उसमें गणित मुझे बहुत ज़्यादा एंटाइज करता था। उसके बाद जब मैं 9th, 10th, 11th में था तो मेरे ही पापा के फ्रेंड थे, तो उनका बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। आपको नहीं पता था? मुझे 11th तक कि भाई मैथ्स लिए तो आगे क्या होता है। जैसे बायो लेता है तो आदमी को पता रहता है भाई मुझे आज नहीं तो कल PMT की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है। आपको नहीं पता था मैथ्स के बाद इंजीनियर बनते हैं? ये पता था कि बायोलॉजी नहीं ले सकता क्योंकि बहुत कठिन लगती थी, तो मैथ्स लेना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था। लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग के बाद, ये मैथ्स के बाद इंजीनियरिंग एक विधा होती है जिसमें हम जा सकते हैं। तो इस विधा के लिए जो मेरे अंकल के एक बेटे थे तो वो तैयारी कर रहे थे। तो वो एक वाकया मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि वो आए, उन्होंने मुझसे बोला, तब मैं 11th क्लास में था और मुझे IIT के बारे में नहीं पता था। तो वो चूँकि इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे थे, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि एक 1 मीटर का क्यूब है और उस क्यूब के जो 2 डायगोनल्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल के दो। तो इट वाज अ क्लासिक 3D प्रॉब्लम, 3 डायमेंशनल मैथमेटिक्स उस समय 11th तक हम लोग के कोर्स में नहीं था। तो मेरे पास जो उपलब्ध संसाधन थे, जैसे कोसाइन रूल पढ़ा था मैंने, साइन रूल पढ़ा था, तो उस कोसाइन रूल से मैंने उसको सॉल्व किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर एक नेचुरल एक वो है इंस्टिंक्ट्स जो तुम इंजीनियरिंग में इसको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में यूज़ कर सकते हो। तो उस समय उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग में जाने का निर्णय लिया। सर, NIT इलाहाबाद, NIT श्रीनगर, NIT कानपुर में जाने का कोई विशेष कारण? क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन आपके पास थे। ऑप्शंस थे, डेफिनेटली ऑप्शंस थे, लेकिन सारे ऑप्शंस में जो मुझे लग रहा था, जो मुझे इंजीनियरिंग की जो विधा मिल रही थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
और HPDI कानपुर में मैं पढ़ाई किया हूँ। और उस समय कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं बहुत दूर नहीं जा सकता था। मेरी माताजी का कुछ एक्सीडेंट हुआ था उसी साल जिस साल मैंने एडमिशन लिया, और वो ऐसा एक्सीडेंट था कि वो नहीं चल पाने की स्थिति में थी। तो जिस वजह से मुझे लगा कि नहीं, मैं उनकी एक इच्छा भी थी कि बहुत दूर मैं ना जाऊं। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन था वो HPDI कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, जिसमें मैंने एडमिशन लिया। साइंटिस्ट आप रहे, मैकेनिकल इंजीनियर आप रहे, जल शक्ति मंत्रालय में आपने काम किया, उसके बाद फिर UPSC के लिए आपने प्रयास किया। ये इतनी सारी चीज़ें क्या दिमाग में शुरू से चल रही थी कि लास्ट तक ये सोचता रहे आपकी परफेक्ट अभी भी नहीं है, अब ये परफेक्ट हुआ? इसको आप दो परिप्रेक्ष्य में सोच सकते हैं। इसको एक आप कंफ्यूजन भी सोच सकते हैं कि जो हर एक जो भी बच्चा इंजीनियरिंग करता है या 12th करता है, 12th करने के बाद इंजीनियरिंग करता है या कोई भी किसी भी विधा में जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है। और दूसरा, चूंकि यंग होता है, तो ये यंग, वाइल्ड और फ्री वाला एक जो कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चा एक्सप्लोरेशन मोड में रहता है। तो मैं बस उसी एक्सप्लोरेशन मोड में था, कुछ कन्फ्यूजन भी था, तो दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड था। तो मैं इसरो में जब रहा तो मेरी पहली नौकरी थी, और जैसा मैंने बताया कि मुझे रीपे करना था, तो वो 1 साल में मैं वहाँ रहा। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स कंपोनेंट एंटाइटी में काम करता था, जो PSLV GSLV रॉकेट्स के जो लॉन्च व्हीकल्स हमारे होते हैं, मतलब इसरो के जो फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल्स थे, तो उनके जो कंट्रोल सिस्टम्स थे, जो एक ट्रेजेक्ट्री होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है रॉकेट का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कुछ रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए विद इन फर्स्ट ईयर। लेकिन वही बात है कि वो कन्फ्यूजन था कि कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी हम पा सकते हैं, कुछ कहीं और भी जा सकते हैं, तो देखते हैं। तो उस एक्सप्लोरेशन मोड में मैं फिर BHEL गया। BHEL की जर्नी भी मेरी 2012 से 14 तक रही। और वहाँ पे चूँकि मेरे कॉलेज के बैचमेट्स भी थे, तो वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। उस समय मुझे मतलब दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद UPSC। जो UPSC से पहला इंटरेक्शन था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से रहा। तो जब मैं BHEL गया तो वहाँ पे चूँकि मेरे बैचमेट्स तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा, और उस फॉर्म के बाद मेरा उसी बाई फ्लूक उसी अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2012 से 14 तक का मेरा समय बहुत शांतिपूर्वक और बहुत स्ट्रेस फ्री बीता वहाँ BHEL में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दूसरी जगह जाना है। और उसके बाद 14 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन की दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में। इसरो में साइंटिस्ट बनना अपने आप में एक बड़ा सपना होता है लोगों का, और ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। मन में उस समय भी संतुष्टि नहीं थी, ऐसा लगा था और कुछ करना है और कुछ करना है। हाँ, वो एक जहन में हमेशा रहता था कि कुछ और करते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि वो जॉब कुछ ऐसी थी, जॉब बहुत अच्छी थी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ यंग था, कुछ दिमाग में कुछ और सपने थे। UPSC एक सपना उस समय नहीं था, क्योंकि इंस्पिरेशन मुझे मिली थी UPSC की बचपन में। 2 टाइप से हमें, मतलब 2 चरणों में मैं इसको बता सकता हूँ कि जब मैं स्कूल में था, तो जब प्रशासनिक अधिकारी स्कूल में विजिट करते थे तो वो मुझे बहुत एंटाइज करते थे। लेकिन वो बीच में जब इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मैं अन्य सेवाओं में रहा, तो वो सपना कहीं इधर उधर हो गया। लेकिन इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका करियर होता है, मोस्टली आपका करियर आपके पीयर ग्रुप्स भी डिसाइड करते हैं कि आपके कैसे पीयर ग्रुप हैं, आपके बैचमेट्स कैसे हैं, कॉलेज में कैसे बैचमेट्स रहे हैं, या आप जिन भी सर्विसेज में रहे हो उसमें आपके कैसे बैचमेट्स रहे हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे ही मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज उस समय दे रहे थे या सिविल सर्विसेज दे रहे थे, तो उनसे मुझे उसके बारे में पता चला। और फिर मैं कनेक्ट कर पाया कि नहीं, जिनको मैं बचपन में देखता था वो एक्चुअली इस एग्ज़ाम से जाते हैं। तो फिर मैं उन एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए तैयारी शुरू करी। क्या मन में उस समय भी था यार कि IAS की तरफ जाना था, IPS की तरफ जाना था, या कि अब IFS मिल गया, बस अब इससे आगे की जर्नी नहीं, बस बहुत हो गया? ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग जब तैयारी करते हैं तो IFS चूँकि अब सेम परीक्षा से होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सेम होता है दोनों का, मेंस एग्ज़ाम अलग अलग होता है। तो अब लगभग सभी लोग इस एग्ज़ाम, जो भी साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, तो मोस्टली वो लोग IFS भी ऑप्ट करते हैं साथ में ही। तो मैं दोनों पे ही फोकस कर रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम मोर और लेस मेरा जो सब्जेक्ट था मेरा ऑप्शनल, तो वो सेम था। जब रिज़ल्ट आया, आप रिज़ल्ट की बात कर रहे थे कि जब परिणाम आता है, तो परिणाम जो मेरा आया तो कुछ ऐसा आया कि जो मेरा अटेम्प्ट था जिस सिविल सर्विसेज का, तो मैंने उसका साक्षात्कार का जिस दिन रिज़ल्ट आया, और IFS का जो काडर एलोकेशन आया था वो कोइंसिडेंटली सेम डे आया था। तो उसमें मुझे छत्तीसगढ़ काडर मिला, और छत्तीसगढ़ में जब काडर के बारे में मुझे पता चला
तो मैंने सोचा कि ये भाग्य ही है, डेस्टिनी जिसको कहते हैं, कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट सर्विसेज का जो फॉरेस्ट का स्कोप है, जो फॉरेस्ट सर्विसेज का स्कोप है, शायद वो और किसी काडर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने का और लोगों से मिल के काम करने का जो अवसर यहाँ छत्तीसगढ़ हमें काडर देता है, वो शायद और किसी काडर में उस लेवल का नहीं मिल पाता है। तो उस दिन मुझे लगा कि भाग्य भी कोई चीज़ होती है कि सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार में नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ मिला। हर माँ बाप का सपना होता है सर कि उसका बच्चा कहीं लाइन से लग जाए तो फिर उसकी शादी की हम तैयारी करें। जी, माँ बाप को समझ में आ रहा था मैकेनिकल इंजीनियर, फिर उसके बाद साइंटिस्ट, फिर आईएएस, फिर भेल, फिर यूपीएससी, बोला तो नहीं माँ बाप ने यार आप फाइनली बता दे तू करना क्या चाहता है? नहीं, प्रेशर रहा, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि अगर कुछ कर रहा है तो उसको कर लेने देते हैं। कई बार ऐसा होता था कि शादी का प्रेशर आता था, बहुत सारे आप किसी सेवा में हैं तो आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि शादी के लिए, और माता पिता भी वो नेचुरली उस चीज़ में भले ही ना प्रेशर फील करें, लेकिन जब बहुत सारे लोग आने लगते हैं तो वो भी प्रेशर फील करते थे। लेकिन उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि जो तुम्हें करना है फाइनली उसको तुम करो, उसके बाद तुम्हारा जो भी शादी वगैरह होगा उसके बाद करेंगे। तो उनका सपोर्ट बहुत रहा। सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत इस कार्यक्रम को देखते हैं सर। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर आपने तैयारी कैसे की थी यूपीएससी की? जैसा मैंने बताया कि मैं किसी न किसी सेवा में था, मैं कहीं पे कोई गैप नहीं लिया हूँ। तो जो तैयारी का जो पैटर्न रहता था, मैं मोस्टली पैटर्न के बेसिस पे ही तैयारी करता था। जो भी सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट चूँकि मेरे सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम था, तो उसमें मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और उसके अतिरिक्त चूँकि सेवा में था तो मैं समय निकाल के अपना ऑफिस में भी कुछ अगर लंच का समय रहता था, या फिर चूँकि वहाँ दिल्ली में था तो केंद्र सरकार में सैटरडे संडे की छुट्टी भी रहती है, तो उन 2 दिनों में और हफ्ते में शाम को ऑफिस से वापस जाके भी मैं तैयारी करता था। तो उसमें समय मतलब टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी तैयारी को लेके, जब आप कहीं किसी सेवा में और साथ में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि अगर आप सेवा में हैं और आप या किसी और जॉब में हैं, भले ही प्राइवेट जॉब में कहीं पे भी हैं, और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स वेरी डूएबल, इट्स वेरी मैनेजेबल। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर तैयारी करने से पहले और तैयारी करते समय? मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत, क्योंकि आप कहीं पे भी आप चाहे भले गैप लेके तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत टाइप के इंड्यूसमेंट्स होते हैं, बहुत टाइप के एंटाइसमेंट्स होते हैं। तो आपको वो त्याग करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है 4 घंटे 5 घंटे, घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको वो करना है तो आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। जीवन में संतुलन का बहुत महत्व होता है सर। मैंने सुना कि आपके माँ बाप ने आपको हर समय संतुलित रहना सिखाया है। ये संतुलन की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? संतुलन एक जिसको हम बुद्धाज मिडिल पाथ बोलते हैं, तो बुद्धा का जो मिडिल पाथ था, मुझे लगता है कि वो सबसे अभी तक का ट्राइड एंड टेस्टेड और बेस्ट फॉर्मूला है अपने जीवन में उसको अंगीकृत करने का। क्योंकि आप जब संतुलित रहते हैं, आपके अंदर एक्सट्रीम भाव नहीं आते हैं। आप बहुत खुश हैं तो आप बहुत खुशी जाहिर नहीं करते हैं, आप बहुत दुखी हैं तो उतना दुख जाहिर नहीं करते हैं। तो आप कहीं संतुलित रहेंगे जीवन में। और वैसे भी एनवायरनमेंट जो हमारा जो नेचुरल नैसर्गिक नियम है वो भी संतुलन के बेसिस पे ही है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम होती है तो आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जाती है। तो नेचर भी हमें संतुलन सिखाता है, वही मेरे माँ बाप ने सिखाया। आप ग्राउंडेड भी रहते हैं, आप लोगों से भी मिलते हैं, आप अपनी भावनाओं को एक्सट्रीम प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ये एक संतुलन एक सक्सेसफुल जीवन का मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण अंग है। छत्तीसगढ़ में की बात करें सर या देश की बात करें, हम ये सिखाया जाता है कि खेतों में अनाज पैदा होगा तो किसान अमीर होगा। फिनलैंड आप गए थे सर, वहाँ ये सिखाया गया कि खेतों में अगर आप वृक्षों को वहाँ पर बोते हैं तो आज नहीं तो कल वो बहुत बड़ा पैमाने पर आपको फ़ायदा देकर जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हुई। क्या वही योजना जो फिनलैंड में आप देख कर आए थे सर? हाँ, मैं आईएफएस की ट्रेनिंग में हम लोगों का जो ओवरसीज़ ट्रेनिंग कंपोनेंट रहता है, तो उसमें मैं 3 देशों में घूमा था, जिसमें से फिनलैंड में मैं देखा वहाँ पे कि कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे खेत में लोग धान करते हैं, हमारे यहाँ खेत में लोग गेहूँ करते हैं, वैसे ही वहाँ खेतों में ट्री स्पीशीज़ जो शॉर्ट रोटेशन ट्री स्पीशीज़ होती हैं उनका कल्टीवेशन करते हैं, और वो वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री फिनलैंड या अदर जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और वो लोग बहुत रिलीजियसली इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे देखा, और हम लोग जब यहाँ वापस आते हैं
तो छत्तीसगढ़ में मुझे ये अभी रिसेंटली देखने को मिला और कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से शासन ही इसको प्रमोट कर रहा है कि कॉमर्शियल जो फॉरेस्ट्री है वो हमारे जो भी पड़त भूमियां हैं या फिर जो खेत जहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या फिर जो नए एफआरए पट्टा दिए हैं उन लोगों की भूमि पे अगर हम कॉमर्शियल शॉर्ट रोटेशन क्रॉप्स को अगर हम कल्टीवेट करें तो हमारी टिम्बर डिमांड्स हमारी कंट्री से ही फुलफिल हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे जो इससे संबंधित व्यवसाय हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा सकते हैं। तो ये मुझे वहाँ से मैं पैरेलल्स ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि जो मैंने फिनलैंड में देखा वो छत्तीसगढ़ में आज हो रहा है। कांकेर बहुत अलग तरह का जिला है सर। इसमें भानु प्रतापपुर आप चले जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि आप शहर के इर्द गिर्द हैं, लेकिन जब आप कोयलीबेड़ा तरफ जाते हैं, जब आप पखांजूर तरफ जाते हैं तो ये बहुत अलग तरह का कांकेर, मतलब बस्तर का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है कांकेर को। और कांकेर की अगर मैं बात करूं तो सर बस्तर का आदिवासी बहुत सच्चा है, बहुत भोला है। आज की डेट में सबसे ज्यादा कनेक्ट अगर किसी से रहता है वो आदिवासी तो वन विभाग के कर्मचारियों से रहता है, लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारा वन अमला रहता है शायद वो ब्रिटिश टाइम से जब से हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री जो प्रैक्टिस की जा रही है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की है, तो उस समय से एक फॉरेस्ट गार्ड जो विलेजेस बसाए गए थे या जो विलेजेस यहाँ पे ऑलरेडी थे तो उनसे जो कनेक्ट उस समय था वो कनेक्ट आज की डेट में भी हम उसको देख पाते हैं। जब मैं कहीं पे भी फील्ड विजिट जाता हूँ तो हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो शायद मेरे ख्याल से गांव से जितना जुड़ा है वो बाकी किसी सरकारी अमले के किसी भी विभाग के व्यक्ति से उतना जुड़ा नहीं महसूस करता है जितना फॉरेस्ट गार्ड से महसूस करता है। तो बहुत सारी जानकारियां हमें वहाँ से मिलती हैं। बहुत सारे जो हमारे कार्य होते हैं, वानिकी कार्य होते हैं हमारे, और फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के अलावा जो हम लघु वनोपज से रिलेटेड हमारे काम होते हैं। अभी 65 लघु वनोपज की खरीदी हो रही है। तो इन सभी चीज़ों में जो सभी गांव वाले, मतलब चूंकि हम छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 44% जो है वनाच्छादित क्षेत्र है, तो यहाँ की जो संस्कृति है वो वनों पर आधारित है। मतलब जो लोग की जो इवॉल्व हुए हैं वो फॉरेस्ट एरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। तो इनके जो भी आप फेस्टिवल्स हम देखते हैं, छत्तीसगढ़िया फेस्टिवल्स देखते हैं हम, कोई भी इनके क्रियाकलाप देखते हैं किसी भी टाइप के, तो वो सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक परिवार को तो वो कहीं ना कहीं वन से ज़रूर जुड़ा होगा। तो हमारा फॉरेस्ट गार्ड, हमारा वन अमला और जो गांव है वो एक मिल के दोनों जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, संवर्धन और उसका प्रोपगेशन आज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जिस इलाके में आप पदस्थ हैं वहाँ नक्सली खौफ भी बहुत है सर। उस नक्सली खौफ में काम करना, ग्रामीणों तक उन योजनाओं को पहुँचाना, और सबसे बड़ी बात है सरकार और शासन के बीच एक सेतु की तरह काम करना, क्योंकि वो ग्रामीण सरकार के बाद में जाता है, पहले आप पर भरोसा करता है, आपके उस फॉरेस्ट गार्ड पर भरोसा करता है। किस तरह से उन योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं सर? क्योंकि बहुत अलग तरह का इलाका है ये, नक्सल प्रभावित इलाका, सबसे ज़्यादा नक्सली खौफ इसी इलाके में माना जाता है। बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं इसमें, लेकिन जैसे मैंने बताया चूँकि जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जिस पे पूरा गांव भरोसा करता है कि हाँ ये कोई अगर हमें बात बता रहा है तो शायद हमारे हित की बात बता रहा है, तो वो एक भरोसा, जो इसको हम सोशल कैपिटल हम बोलते हैं इस चीज़ को, तो वो सोशल कैपिटल कहीं ना कहीं हमारे अमले ने आज के डेट में वो चीज़ उनके पास है, जिस वजह से उनकी वो बात मानते हैं। और कोई भी योजना हो उससे पहले उसका व्यापक प्रचार प्रसार करके लोगों को समझा के, सो दैट कि वो उस योजना को अपना मान के करें। तो ऐसा मैंने कांकेर, चूँकि पहला जिला आप बता रहे हो, तो मैंने देखा उस चीज़ को पहले ज़िले में कि लोग बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। अगर आप स्वयं पहुँचते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। ऑफ कोर्स मतलब सुरक्षा की चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन जब आपकी बात वो ज़्यादा समझ रहे हैं रादर देन नक्सलाइट्स की बात अगर वो ज़्यादा समझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक अपर हैंड रहता है कि हम अपनी बात उनको समझा पा रहे हैं, शासन की बात हम उनको समझा पा रहे हैं, शासन की जो योजनाएं हैं जो उन्हीं के प्रोग्रेस के लिए हैं वो अगर हम उनको समझा पा रहे हैं तो वो समझते भी हैं। 13 दिसंबर 2021 शादी का वो दिन, शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज सर? शादी आप उसको मिक्स कह सकते हैं कि पहले हम लोग मिले, अरेंज कह सकते हैं, उसके बाद हमें लव, वो हमने उसमें समय दिया, लगभग हम लोग 1 साल एक दूसरे से बात करें और समझे एक दूसरे को। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, यही शी इज़ द वन और ही इज़ द वन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाद पता चला। उस टाइम पीरियड का हम बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि कोविड का उस समय महामारी का दौर था तो पहले मई में होना था, लेकिन वो चीज़ 6 महीने और टल के दिसंबर में हुई। बट कहीं ना कहीं हम डिसाइड कर चुके थे कि हमें साथ में ही, मतलब शाम में शादी करनी है।
आईएएस आईपीएस की पहली पसंद डॉक्टर रहती हैं सर, वाइफ अगर शादी कर। आपकी भी मैडम जो हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं सर। क्या ये कोई रेयर कॉम्बिनेशन है कि आईएफएस हैं तो डॉक्टर वाइफ से ही होनी चाहिए शादी, आईएएस हैं तो भी डॉक्टर? मैंने अधिकतर देखा है सर, ऐसा कुछ है ऐसा खास कि डॉक्टर ही चुनते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब दो लोग एक बंधन में बंधते हैं तो उनमें कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो कंपैटिबिलिटी सिर्फ प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो पर्सनल कंपैटिबिलिटी। तो मैं पर्सनल कंपैटिबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। तो इसमें प्रोफेशन से मतलब नहीं है, व्यक्ति विशेष से मतलब है। प्रोफेशन जहाँ पे मिल गए, क्योंकि वो भी लोक सेवा में ही हैं। डॉक्टर इज़ अगेन अ प्रोफेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, और मैं भी एक लोक सेवा में हूँ। तो हम एक दूसरे को अपनी बातें समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो वो प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी, पर्सनल कंपैटिबिलिटी पहले आती है, प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे केस में। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन की बात करें, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ कोइंसिडेंटली अभी मेरे केस में है। मैडम शायद उत्तराखंड में है सर, तो क्या वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली हम जाते हैं सर या बाहर कहीं जाते हैं तो छत्तीसगढ़ मतलब ऐसा लगता है उनको कि नक्सल प्रभावित इलाका है। उनके मन में नहीं आया कि कांकेर है यार बहुत नक्सल प्रभावित इलाका है, बहुत संभल के रहना? कभी डर भय तो नहीं लगा कांकेर को लेकर? नहीं, कभी नहीं। उनको वो पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम लोग एक बार रायपुर में भी मिले थे, वो आई थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद छत्तीसगढ़ में जब आप एंटर करते हो उसके बाद आपके सारे मिथ्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सुंदर राज्य है, बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत सच्चे लोग हैं, सरल लोग हैं। तो इनसे जब आप आते हैं छत्तीसगढ़, आप जैसे ही कदम रखते हैं आपको छत्तीसगढ़ से प्यार हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही रहा कि जब वो आई और उसके बाद जो पहला दिन था उसके बाद से उन्होंने कभी, उनको ऐसा नहीं लगा, ना मैंने कभी ऐसा फील किया कि उनको ऐसा लगा। लेकिन जब वो आए उसके बाद से ऐसा कभी असुरक्षा महसूस नहीं की। कांकेर में मुझे कई लोगों ने बोला कि सर तो मॉडलिंग में भी जा सकते थे, ऐसा कुछ तो नहीं था सर? नहीं, मॉडलिंग नहीं आदित्य जी, ऐसा नहीं है, मॉडलिंग नहीं। हालांकि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। तो जैसा मैंने बताया था अभी शुरुआत में आपको कि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, बट समहाउ वो चीज़ नहीं हो पाई। मॉडलिंग का कभी नहीं था। सर हॉबी मैंने सुना है कि कविता लिखने का बहुत शौक है, कविता लिखने का आपको सर। मैं चाहूँगा कि सर अगर कुछ आपकी लिखी कविता अगर हमारे दर्शकों को सुना पाएँ तो एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा आदित्य जी, जो मैंने समय के बारे में, काल चक्र के बारे में लिखी थी। तो एक थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी में लिखता हूँ। आदि अंत ना नियत वग्र, अग्रिम आंदोलित काल चक्र है, सत्य यही है, नियत यही है, शेष सृष्टि मरीचिका सर्वत्र है। धन्य रंज इसके प्रपंच, कभी सुधापान, कभी सर्पदंश, कभी है त्रिकाल, कभी ऋतु बसंत, कभी तरुण ओज, कभी जीर्ण क्लांत, कभी ऊर्ज ज्वार, कभी सिंधु शांत, कहीं गरल तुल्य सा है यथार्थ, कहीं अमृतदायी शतक भ्रांत, कभी रक्त शोणित की करता है मांग, कभी वितरित करता उपहार, आघात सहस्त्रों का यहाँ एक काल ही तो है उपचार, एक काल ही तो है उपचार। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना आईएफएस आलोक बाजपेयी साहब को, जिन्होंने बहुत साफ कहा है अनुशासन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूपीएससी सेलेक्ट होना है, लगातार आपको पढ़ाई करना है, अनुशासन में आपको रहना है और निश्चित तौर पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।